की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज देखी, रिसर्च पेपर्स पढ़े और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कुछ सीखा उसे वास्तविक जीवन और बिजनेस की चुनौतियों में परखा। इन वर्षों में मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल टैलेंट या हार्ड वर्क पर निर्भर नहीं करती। कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं जो हमारी सोच, निर्णय, आदतों और अंततः पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। चाहे आपका लक्ष्य करियर ग्रोथ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छी हेल्थ, मजबूत रिलेशनशिप्स या एक संतुलित और सार्थक जीवन, कुछ बुनियादी बातें ऐसी हैं जिन्हें समझे बिना हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंटरनेट पर इतना कंटेंट उपलब्ध है कि यह समझना कठिन हो जाता है कि क्या वास्तव में उपयोगी है और क्या केवल आकर्षक दिखाई देने वाली सलाह। हर दिन हजारों वीडियोस, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, बुक्स, सेमिनार्स और कोर्सेज हमारे सामने आते हैं। कोई बिजनेस सिखा रहा है, कोई सक्सेस के नियम बता रहा है, कोई वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला दे रहा है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि जानकारी कहां मिलेगी, बल्कि यह है कि विश्वास किस पर किया जाए। मेरी हमेशा से एक मान्यता रही है कि ज्ञान सबसे प्रभावशाली तब होता है जब वह अनुभव से होकर गुजरे। किताबें दिशा दिखाती हैं, रिसर्च हमारी समझ को गहरा करती है, लेकिन वास्तविक जीवन उन सिद्धांतों की परीक्षा लेता है जिस व्यक्ति ने चुनौतियों का सामना किया हो, कठिन निर्णय लिए हों, असफलताओं से सीखा हो और वर्षों तक परिणाम दिए हों। उसकी सीख का अपना अलग ही मूल्य होता है। जैसे तैराकी केवल किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती, वैसे ही जीवन, लीडरशिप और बिजनेस भी केवल सिद्धांतों से नहीं समझे जा सकते। पानी में उतरना पड़ता है, लहरों का सामना करना पड़ता है और तब अनुभव ज्ञान में बदलता है। इसी सोच के साथ मैंने लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज तैयार की है। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये 5 अलग अलग विषयों पर 5 अलग अलग वीडियोस हैं। लेस इज मोर, मनी एक्सप्लेन्ड, द सोशल डिलेमा, द रिलेशनशिप ब्रेकडाउन और द साइंस ऑफ ईटिंग। लेकिन वास्तव में ये 5 अलग अलग विषय नहीं हैं। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, विजडम और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के 5 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मिलकर तय करते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। लेस इज मोर आपको सिखाएगा कि अनावश्यक चीजों का बोझ आपकी आजादी और मानसिक शांति कैसे छीन लेता है। मनी एक्सप्लेन बताएगा कि पैसा सिर्फ कमाने की नहीं, बल्कि समझने की भी चीज है। द सोशल डिलेमा यह समझाएगा कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई आपके ध्यान की है। द रिलेशनशिप ब्रेकडाउन बताएगा कि जीवन की असली गुणवत्ता हमारे रिश्तों से तय होती है। और द साइंस ऑफ ईटिंग आपको समझाएगा कि आपका भोजन केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा, सोच, प्रोडक्टिविटी और भविष्य का भी निर्माण करता है। अगर आपने इन 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझ लिया तो केवल कुछ नई बातें नहीं सीखेंगे, बल्कि जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो आपने धुंधला चश्मा उतारकर पहली बार दुनिया को बिल्कुल साफ देखना शुरू कर दिया हो। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब आप वर्षों से खोज रहे थे, स्वयं स्पष्ट होने लगेंगे। इस मास्टर क्लास को तैयार करने में केवल समय ही नहीं, बल्कि वर्षों का अनुभव, गहन अध्ययन और निरंतर रिसर्च लगी है। इस सीरीज का प्रत्येक एपिसोड अनेक पुस्तकों, विश्वसनीय साइंटिफिक रिसर्च, प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रीज, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिजनेस स्टडीज और वास्तविक कॉर्पोरेट अनुभवों का सार है। मेरा प्रयास केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि सागर को गागर में भरने की कोशिश करना था, ताकि जिन लोगों के पास दर्जनों किताबें पढ़ने, घंटों पॉडकास्ट सुनने, वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में जाने का समय नहीं है, वे कम समय में सबसे महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले विचारों को सरल, व्यावहारिक और विश्वसनीय रूप में समझ सकें। मेरा उद्देश्य आपको इंफॉर्मेशन से भरना नहीं, बल्कि क्लैरिटी देना है, क्योंकि सही समय पर मिली सही समझ वर्षों की भटकन बचा सकती है। यही मेरे मिशन अनलॉकिंग योर फुल पोटेंशियल का मूल उद्देश्य है। हर व्यक्ति को
ऐसा ज्ञान, ऐसी सोच और ऐसे सिद्धांत उपलब्ध कराना जो उसे अपने करियर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर क्षेत्र में अपनी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस मास्टर क्लास को 5 अलग अलग वीडियोस की तरह मत देखिए, इसे एक संपूर्ण जर्नी की तरह देखिए। किसी भी एपिसोड को देखकर तुरंत निर्णय मत बनाइए, पूरी मास्टर क्लास समाप्त होने के बाद ही अपना निष्कर्ष निकालिए। मुझे विश्वास है कि तब तक आपके अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे और जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाएगा। और यदि उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए तो मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। तो आइए, एक खुले मन, सीखने की इच्छा और स्वयं को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शुरू करते हैं। लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंप्लीट मास्टर क्लास, एपिसोड 1 लेस इज मोर। मैं चाहता हूं अभी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने घर की एक मानसिक यात्रा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने मेन डोर पर खड़े हैं, दरवाजा खोलते हैं और धीरे धीरे घर के हर हिस्से से गुजर रहे हैं। अपने ड्राइंग रूम को देखिए, अपने बेडरूम को देखिए, अपनी हर अलमारी, हर कपबोर्ड, हर ड्रॉर, हर शेल्फ, हर बेड बॉक्स, हर किचन कैबिनेट, हर स्टडी टेबल, हर स्टोर रूम, हर बैल्कनी के कोने को देखिए। उन जगहों को देखिए जहां आपने कभी बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीदों से और बड़े विश्वास के साथ कुछ ना कुछ संभाल कर रखा था। अब एक एक करके उन चीजों को याद कीजिए। वो पहली ब्रांडेड शर्ट जिसे खरीदते समय आपने आईने के सामने कई बार पहनकर देखा था, वो शूज जिनके रिव्यूज देखने में आपने घंटों लगा दिए थे, वो वॉच जिसे पहनकर लगा था कि अब आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई देगी, वो डिजाइनर क्रॉकरी सेट जो किसी खास मेहमान के इंतजार में आज भी अलमारी में बंद रखा है, वो सोफा, वो कॉफी मशीन, वो एयर फ्रायर, वो DSLR कैमरा, वो टैबलेट, वो ब्लूटूथ स्पीकर, वो ट्रेडमिल जिन्हें खरीदते समय आपको लगा था अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। और सच कहूं, उस दिन आप सचमुच खुश थे, एक्साइटेड थे। आपने परिवार को दिखाया था, दोस्तों को बताया था, शायद उसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी डाली थी। उस नई चीज ने आपको कुछ दिनों के लिए खुशी दी, लेकिन फिर बाजार में उससे भी नई चीज आ गई, आपने उसे खरीद लिया, फिर उससे भी नई आ गई, आपने उसे भी खरीद लिया, और धीरे धीरे जो चीज कभी आपकी खुशी थी वही आपके घर का क्लटर बन गई। फिर एक और खरीदारी, फिर एक और क्लटर, फिर एक और खरीदारी, फिर एक और क्लटर। बिना महसूस किए ये आपकी जिंदगी का एक साइलेंट साइकिल बन गया। नई चीजें आती रहीं, पुरानी चीजें सिर्फ जगह घेरती रहीं। कभी जो सामान आपके घर की सजावट था, आज वही सामान आपको सजा देने लगा है। और सबसे अजीब बात जानते हैं, ये सजा दिखाई नहीं देती, इसलिए महसूस भी नहीं होती। याद कीजिए, जब आप पहली बार इस घर में आए थे, घर में सामान बहुत कम था, लेकिन एक अलग सा सुकून था, खुलापन था, सांस लेने की जगह थी, चलने की जगह थी, घर में एक अलग ही एनर्जी महसूस होती थी। आज सामान पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन क्या वही सुकून है? अलमारियां भर गईं, ड्रॉर्स भर गए, स्टोर रूम भर गया, बेड बॉक्स भर गया, किचन कैबिनेट्स भर गईं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कहीं आपका दिमाग भी तो नहीं भर गया? क्योंकि हर चीज जिसे आप अपने घर में रखते हैं वो आपके ब्रेन में भी एक जगह घेर लेती है। हर वस्तु आपके दिमाग को बिना आवाज दिए याद दिलाती रहती है, मुझे साफ करना है, मुझे संभालना है, मुझे ठीक करवाना है, मुझे कहीं रखना है, शायद कभी काम आ जाऊं। और आपका ब्रेन हर दिन इन सैकड़ों छोटे छोटे अधूरे कामों का बोझ उठाता रहता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जितना ज्यादा विजुअल क्लटर होगा, उतनी ज्यादा मेंटल फटीग होगी। कुछ लोग इसे वास्तु की एनर्जी कहते हैं,
साइंस इसे विजुअल नॉइज, अटेंशन ड्रेन और कॉग्निटिव ओवरलोड कहती है। नाम चाहे जो भी हो, असर एक ही है। जितना घर भरता जाता है उतनी आपकी मानसिक ऊर्जा घटती जाती है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात अभी बाकी है। यह सब आपके साथ धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है कि आप चीजें जमा कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि चीजें आपकी आजादी छीन कर रही होती हैं। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा, आपके घर का सबसे कीमती स्पेस और आपकी सबसे मुश्किल से कमाई हुई मेहनत की कमाई। आज जिस शहर में आप रहते हैं, उस घर का हर स्क्वायर फुट लाखों रुपए का है। फिर भी उसकी सबसे कीमती जगह ऐसी चीजों ने घेर रखी है जो ना आपको खुशी दे रही हैं, ना ग्रोथ, ना फ्रीडम। आपने सिर्फ एक चेयर नहीं खरीदी थी, आपने उसकी सफाई, उसकी जगह, उसकी देखभाल और आने वाले वर्षों का मेंटेनेंस भी खरीद लिया था। आपने सिर्फ एक गैजेट नहीं खरीदा था, आपने उसके अपडेट्स, एक्सेसरीज, रिपेयर्स, बैटरी रिप्लेसमेंट और उसे रिप्लेस करने की बेचैनी भी खरीद ली थी। और सबसे बड़ी विडंबना, यह सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आपको एहसास तक नहीं हो रहा। यही वो क्षण है जहां फूमियो सासाकी हमारी सोच को झकझोरते हैं। वो कहते हैं, हम चीजों के मालिक नहीं बनते, धीरे धीरे चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। और शायद यही वजह है कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नई चीज खरीदने की नहीं, पुरानी चीजों को अलविदा कहने की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में, जहां हम मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। पिछले 35 वर्षों के कॉर्पोरेट अनुभव में मैंने एक बात बार बार देखी है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी नहीं होती, अवसरों की कमी नहीं होती, बल्कि स्पष्टता की कमी होती है। जिस इंसान की जिंदगी जितनी बिखरी होती है, उसके निर्णय भी उतने ही बिखरे होते हैं। और जिसके निर्णय बिखर जाते हैं, उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे औसत बन जाती है। अब शायद आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि घर के सामान पर लिखी एक किताब राइज 12X पर क्यों? इसका लीडरशिप, करियर और सक्सेस से क्या संबंध है? पहली नजर में यह किताब मिनिमलिज्म या घर की सफाई की किताब लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसके विचारों की गहराई में उतरते हैं, तब समझ आता है कि यह फर्नीचर, वार्डरोब या घर को व्यवस्थित करने की किताब नहीं, बल्कि उन इनविजिबल ऑब्स्टिकल्स की किताब है जो हर दिन हमारी मेंटल एनर्जी चुराते हैं, हमारा फोकस कम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी गिराते हैं और बिना हमें एहसास हुए हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देते हैं। फूमियो सासाकी कोई संत नहीं थे, कोई करोड़पति नहीं थे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल गुरु भी नहीं थे। वो बिल्कुल हमारी तरह एक सामान्य कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे। टोक्यो जैसे महंगे शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। अच्छी नौकरी थी, नियमित सैलरी थी और नई नई चीजें खरीदने का वही शौक था जो आज हम सबके अंदर है। नई किताबें, नए कपड़े, सीडीज, गैजेट्स, सजावट का सामान। उन्हें लगता था कि हर नई चीज उनकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना देगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जितनी चीजें उनके घर में बढ़ती गईं, उतनी ही बेचैनी उनके भीतर बढ़ती गई। कमरा भरता गया, लेकिन मन खाली होता गया। अलमारियां भरती गईं, लेकिन संतोष कम होता गया। बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन भीतर उन्हें महसूस होने लगा कि वो अपने घर को नहीं, अपना तनाव जमा कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने कमरे को ध्यान से देखा। हर तरफ सामान था, ऐसी किताबें जिन्हें वर्षों से खोला नहीं गया था, ऐसे कपड़े जिन्हें पहनना बंद हुए सालों बीत चुके थे, ऐसे गैजेट्स जो अब पुराने हो चुके थे, ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स जिनकी तरफ महीनों से काम लेता था, किसी ने देखा तक नहीं था। और तभी उनके मन में एक सवाल उठा, अगर ये सारी चीजें मेरी खुशी नहीं बढ़ा रही, तो मैं इन्हें पकड़े क्यों बैठा हूं?
यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। उन्होंने कोई बड़ा रेजोल्यूशन नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से मैं मिनिमलिस्ट बन जाऊंगा। उन्होंने बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने तय किया कि हर दिन अपने घर से सिर्फ एक ऐसी चीज बाहर निकालेंगे जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं है। अगले दिन एक और चीज, फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे यह एक्सपेरिमेंट आदत बन गया। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने घर से हजारों चीजें हटा दी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि उनके घर से सिर्फ सामान नहीं गया था, उनके भीतर का शोर भी चला गया था। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास पहले से ज्यादा समय है, पहले से ज्यादा फोकस है, पहले से ज्यादा शांति है। उन्होंने लिखा, मैंने अपने घर से चीजें नहीं निकाली, मैंने अपने दिमाग से शोर निकाला। सोचिए कितना गहरा वाक्य है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा तनाव ऑफिस की वजह से है, बॉस की वजह से है, टारगेट्स की वजह से है। लेकिन क्या यह भी संभव है कि हमारा एक हिस्सा उन सैकड़ों चीजों के बोझ से थक चुका हो जिन्हें हम सालों से बिना किसी वजह के ढो रहे हैं? यहीं से इस किताब का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शुरू होता है। फूमियो सासाकी कहते हैं कि मिनिमलिज्म का मतलब कम चीजें रखना नहीं है, बल्कि कम चीजों की जरूरत महसूस करना है। पहली नजर में ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच पूरी जिंदगी का फर्क छिपा है। अगर आपके पास 10 घड़ियां हैं और आप उन्हें सचमुच इस्तेमाल करते हैं, उनसे खुशी मिलती है, तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 100 चीजें हैं और उनमें से 90 सिर्फ इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही, तो समस्या सामान की नहीं, अटैचमेंट की है। फूमियो कहते हैं कि हम अक्सर चीजों को उनकी उपयोगिता की वजह से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी कहानियों की वजह से संभाल कर रखते हैं। यही कारण है कि लोग वर्षों पुरानी जीन्स नहीं फेंक पाते, पुराना मोबाइल बेच नहीं पाते, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्टोर रूम में पड़े रहते हैं, पुराने गिफ्ट बॉक्सेस, ग्रीटिंग कार्ड्स, पैकेजिंग बॉक्सेस सब संभाल कर रखते हैं। क्योंकि हम चीजों को नहीं पकड़ते, हम उनसे जुड़ी यादों को पकड़ते हैं। लेकिन यही हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। यादें कभी चीजों में नहीं रहती, यादें हमारे भीतर रहती हैं। अगर किसी रिश्ते की याद सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका दिया हुआ गिफ्ट आज भी आपकी अलमारी में रखा है, तो शायद वो रिश्ता पहले ही दिल से दूर हो चुका है। यादों की जगह दिल में होती है, स्टोर रूम में नहीं। लेकिन अभी इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। फूमियो सासाकी कहते हैं कि जिस दिन आपने अपनी पहचान को अपनी चीजों से अलग कर लिया, उसी दिन आपने आजादी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अब सवाल यह है कि अगर हमारी पहचान हमारे कपड़ों, हमारी कार, हमारे घर और हमारी चीजों में नहीं है, तो फिर हमारी असली पहचान कहां है? यही वह विचार है जिसने इस किताब को दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में शामिल किया, और अब हम उसी रहस्य को समझेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके घर में कितनी चीजें हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप चीजें खरीदते ही क्यों हैं। पहली नजर में जवाब बहुत आसान लगता है जरूरत के लिए, लेकिन अगर हम पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछें तो सच्चाई कुछ और निकल कर आती है। हम अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी भावनाओं के लिए खरीदते हैं। कभी किसी को प्रभावित करने के लिए, कभी खुद को सफल महसूस करने के लिए, कभी उदासी दूर करने के लिए, कभी रिवॉर्ड देने के लिए, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के लोग वही चीज खरीद रहे होते हैं। यानी हम शॉपिंग नहीं करते, हम अपनी भावनाओं का इलाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कोई भी वस्तु भावनाओं का इलाज नहीं कर सकती। वह आपको कुछ दिनों की खुशी दे सकती है, लेकिन भीतर का खालीपन नहीं भर सकती। इसलिए कुछ दिनों बाद वही उत्साह खत्म हो जाता है और हमें फिर किसी नई चीज की तलाश होने लगती है। अगर ध्यान से देखिए तो आज की कंज्यूमर इकोनॉमी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो आपकी भावनाएं खरीदती है। आपको कार नहीं बेची जाती, आपको स्टेटस बेचा जाता है, मोबाइल नहीं बेचा जाता। आपको मॉडर्न होने का एहसास बेचा जाता है, ब्रांडेड शूज नहीं बेचे जाते, आपको कॉन्फिडेंस बेचा जाता है। मार्केटिंग का सबसे बड़ा खेल यही है। पहले आपके भीतर एक कमी का एहसास पैदा करो, फिर उसी कमी का समाधान अपने प्रोडक्ट के रूप में बेच दो।
और जैसे ही आप इमोशन में डिसीजन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है, EMI शुरू होती है, और जिस चीज को खरीदते समय आपने सोचा था ये मुझे खुशी देगी, वही धीरे धीरे हर महीने आने वाला EMI रिमाइंडर बन जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, आपने अपनी आने वाली कई महीनों की कमाई भी उसके नाम लिख दी, और कुछ ही महीनों बाद उसी प्रोडक्ट का नया वर्जन आ जाता है। फिर आपको महसूस कराया जाता है कि अब आप पीछे रह गए हैं। समझिए, प्रोडक्ट नहीं बदलता, बस आपकी असंतुष्टि का टारगेट बदलता रहता है। अब जरा एक और गहरी बात समझिए। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतनी ज्यादा आजादी होगी, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल उल्टा कहती है। बहुत ज्यादा विकल्प हमें आजाद नहीं बनाते, बल्कि मानसिक रूप से थका देते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग छोटे छोटे निर्णय लेने लगता है। आज कौन सी शर्ट पहनूं, कौन से शूज, कौन सी वॉच, कौन सा परफ्यूम, कौन सा बैग। देखने में ये निर्णय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन हर निर्णय आपके ब्रेन की थोड़ी थोड़ी मानसिक ऊर्जा खर्च करता रहता है। शायद यही कारण है कि स्टीव जॉब्स वर्षों तक लगभग एक ही तरह का ब्लैक टर्टलनेक, ब्लू जीन्स और स्नीकर्स पहनते रहे। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपनी मानसिक ऊर्जा कपड़े चुनने में नहीं, इनोवेटिव डिसीजंस लेने में खर्च करना चाहता हूं। मार्क जकरबर्ग भी अक्सर एक जैसी ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। बराक ओबामा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वे जानबूझकर अपने कपड़ों के विकल्प सीमित रखते हैं, क्योंकि वे अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता को उन फैसलों के लिए बचाना चाहते थे जो सचमुच देश के लिए महत्वपूर्ण थे। सोचिए, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कपड़ों की वैरायटी से नहीं, बल्कि मेंटल क्लैरिटी से पहचान बनाते हैं। इसी सिद्धांत को हम बचपन से जीते आए हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। स्कूल में सभी बच्चों की यूनिफॉर्म क्यों होती है? सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं। यूनिफॉर्म हर सुबह एक डिसीजन कम कर देती है। बच्चा यह सोचने में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता कि आज क्या पहनना। यही बात सेना के जवानों, पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों, नर्सों, पायलटों और कई प्रोफेशनल्स पर भी लागू होती है। यूनिफॉर्म सिर्फ पहचान नहीं होती, वो डिसीजन फटीग को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका भी होती है। याद रखिए, जिस दिमाग को हर छोटी बात पर निर्णय नहीं लेना पड़ता, वही दिमाग बड़ी जिंदगी के बड़े फैसले लेने की क्षमता विकसित करता है। शायद इसलिए सफलता का संबंध हमेशा ज्यादा विकल्पों से नहीं, बल्कि सही विकल्पों से होता है। इस किताब का एक और विचार मेरी सोच को पूरी तरह बदल देता है। हम अक्सर किसी चीज की कीमत सिर्फ उसके प्राइस टैग से मापते हैं, जबकि उसकी असली कीमत कहीं ज्यादा होती है। मान लीजिए आपने एक महंगी कुर्सी खरीदी। आपको लगता है आपने सिर्फ पैसे दिए हैं, लेकिन वास्तव में आपने अपने घर की थोड़ी सी जगह भी दे दी, उसे साफ रखने का समय भी दे दिया, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले ली, और आने वाले कई वर्षों तक उसकी मौजूदगी को अपनी जिंदगी में जगह भी दे दी। यही बात हर गैजेट, हर फर्नीचर, हर डेकोरेशन आइटम और हर खरीद पर लागू होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, सिर्फ ये मत सोचिए कि इसकी कीमत कितनी है। यह भी सोचिए कि क्या मैं सिर्फ इस वस्तु को खरीद रहा हूं या इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी खरीद रहा हूं। क्योंकि हर नई चीज सिर्फ आपके घर में नहीं आती, वह आपकी दिनचर्या, आपके समय और आपके ध्यान में भी जगह बना लेती है। यहीं पर यह किताब एक बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला नियम देती है। किसी भी नई चीज को खरीदने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है या सिर्फ इस समय इसे पाने की इच्छा है? दूसरा, क्या मेरे पास पहले से ऐसी कोई चीज मौजूद है जो यही काम कर सकती है? और तीसरा, क्या 6 महीने बाद भी मैं इस चीज को उतनी ही खुशी और उतनी ही अहमियत दूंगा जितनी आज दे रहा हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब पूरे विश्वास के साथ हां है, तभी उसे अपने घर में जगह दीजिए। क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से बना हुआ ढांचा नहीं होता। आपका घर आपके दिमाग का प्रतिबिंब होता है।
जिस घर में अनावश्यक चीजें कम होती हैं, वहां विचार ज्यादा स्पष्ट होते हैं, निर्णय बेहतर होते हैं, ध्यान गहरा होता है और रिश्तों में भी हल्कापन महसूस होता है। शायद यही वजह है कि सादगी केवल एक लाइफस्टाइल नहीं है, बल्कि सोचने का एक अलग स्तर है। यही इस किताब ने मुझे न्यूरोसाइंस की तरफ सोचने पर मजबूर किया। हमारा ब्रेन कैमरा की तरह काम नहीं करता कि सिर्फ वही देखे जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा ब्रेन स्कैनर की तरह काम करता है। जैसे ही आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आपके सामने रखी हर वस्तु, चाहे वो पुरानी मैगजीन हो, कुर्सी पर पड़ा कपड़ा, टेबल पर बिखरे बिल्स, कोने में रखा पुराना प्रिंटर या महीनों से धूल खाता ट्रेडमिल, सब कुछ आपके ब्रेन के लिए एक सिग्नल बन जाता है। आपको लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन उन्हें इग्नोर नहीं करता। आपके न्यूरॉन्स हर वस्तु को रजिस्टर करते हैं और अनजाने में उसे प्रोसेस करते रहते हैं। इसे एक लैपटॉप की तरह समझिए। जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ डेस्कटॉप दिखाई देता है, लेकिन बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ सैकड़ों फाइल्स, ड्राइवर्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस को लोड कर रहा होता है। आपको वे दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रोसेसर लगातार काम कर रहा होता है। हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही करता है। बाहर से आपको लगता है कि आपने उस पुराने बॉक्स, उस बिखरे हुए टेबल या उस धूल खाती ट्रेडमिल पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आपके ब्रेन का प्रोसेसर उन सबको स्कैन करके उनका मानसिक हिसाब रख रहा होता है। यही वह बात थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि हम अपनी थकान का कारण ऑफिस, बॉस, वर्कलोड या लैक ऑफ मोटिवेशन को मानते हैं, जबकि कई बार हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उन सैकड़ों साइलेंट सिग्नल्स को प्रोसेस करने में खर्च हो रहा होता है जो हमारे अपने घर से उठ रहे होते हैं। यही कारण है कि कई बार बिना कोई कठिन काम किए भी हमें अजीब सी थकान महसूस होती है। कभी लैपटॉप खुला होता है लेकिन फोकस नहीं बनता, कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दिमाग साफ सोच ही नहीं पाता, कभी ऐसा लगता है कि पूरी रात सोने के बाद भी भीतर से ऊर्जा नहीं है। हम विटामिन बदलते हैं, कॉफी बढ़ा देते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, मेडिटेशन एप्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन फिर भी वह मानसिक थकान जाती नहीं। इस किताब ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद समस्या सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, शायद समस्या उस इनविजिबल मेंटल लोड की है जिसे हम हर दिन बिना जाने ढो रहे हैं। न्यूरोसाइंस इसे कॉग्निटिव लोड कहती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी सीमित होती है। जितनी अधिक अनावश्यक विजुअल इंफॉर्मेशन उसके सामने होगी, उतनी ही अधिक उसकी प्रोसेसिंग पावर उसी में खर्च होगी। परिणाम, फोकस कम होगा, क्रिएटिविटी कम होगी, निर्णय लेने की क्षमता कम होगी और प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगेगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की एक एक बूंद चट्टान को घिसती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता। मुझे इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही लगी कि मिनिमलिज्म का संबंध सिर्फ स्पेस से नहीं बल्कि अटेंशन से है। आज की दुनिया में सबसे कीमती रिसोर्स पैसा नहीं, समय भी नहीं, बल्कि आपका अटेंशन है। क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका अटेंशन हर दिन अनावश्यक चीजों, अधूरे कामों और विजुअल नॉइज में बंटा रहेगा तो आपके सबसे बड़े सपनों के लिए मानसिक ऊर्जा बचेगी ही नहीं। मिनिमलिज्म का असली मतलब कम चीजें रखना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को अनावश्यक सिग्नल से मुक्त करना है। जब विजुअल नॉइज कम होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है, डिसीजंस बेहतर होते हैं, क्रिएटिविटी जन्म लेती है और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। तभी समझ आया कि यह किताब घर व्यवस्थित करना नहीं सिखाती, यह दिमाग को व्यवस्थित करना सिखाती है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने इसका गहराई से विश्लेषण किया और उसे अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और लीडरशिप की समझ से जोड़ा। तब जाकर मैंने राइज 12X एक्शन फ्रेमवर्क तैयार किया। लेकिन उससे पहले
मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। आज ही अपने घर में ऐसी 10 चीजें ढूंढिए जिन्हें आपने पिछले 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया। अगर वे किसी जरूरतमंद के काम आ सकती हैं तो उन्हें दान कर दीजिए, और अगर उनकी कुछ कीमत मिल सकती है तो उन्हें OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच दीजिए। याद रखिए, किसी वस्तु की सबसे बड़ी बर्बादी उसका पुराना होना नहीं, बल्कि बिना उपयोग के पड़े रहना है। जिस दिन आपके घर की अनावश्यक चीजें किसी और की जरूरत बन जाएंगी, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि मिनिमलिज्म सिर्फ सामान कम करने का नाम नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने का नाम है। अब आइए समझते हैं राइस 12X एक्शन फ्रेमवर्क, 5 ऐसे सिद्धांत जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो सिर्फ आपका घर नहीं, आपकी सोच, आपका फोकस और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। रूल नंबर 1, ओन लेस, लाइव मोर। इसका मतलब यह नहीं कि कम चीजें खरीदो, इसका मतलब है कि सिर्फ वही चीजें अपनी जिंदगी में आने दो जो आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ती हैं। हर नई चीज खरीदने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ कुछ दिनों के लिए मुझे एक्साइटमेंट देगी? अगर जवाब एक्साइटमेंट है तो रुक जाइए, क्योंकि एक्साइटमेंट कुछ दिनों की होती है, लेकिन उसका बोझ कई सालों तक आपके साथ रहता है। रूल नंबर 2, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। आज की दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे अमीर इंसान वो है जो अपना अटेंशन कंट्रोल कर सकता है। अपने घर, अपने फोन और अपने वर्क डेस्क को ऐसा बनाइए जहां आपका दिमाग कम से कम डिस्ट्रैक्शन महसूस करे। याद रखिए, जिस चीज पर आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपका भविष्य बनता है। रूल नंबर 3, बाय विद पर्पस नॉट इमोशन। कभी भी किसी इमोशन में आकर खरीदारी मत कीजिए। उदासी में, स्ट्रेस में, सेलिब्रेशन में या किसी को इंप्रेस करने के लिए। खरीदारी हमेशा पर्पस से होनी चाहिए, इमोशन से नहीं, क्योंकि इमोशन खत्म हो जाता है लेकिन EMI, मेंटेनेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई सालों तक साथ रहती है। रूल नंबर 4, क्रिएट स्पेस फॉर ग्रेटनेस। प्रकृति का एक नियम है, जब तक जगह खाली नहीं होगी कुछ नया प्रवेश नहीं कर सकता। यही नियम आपके दिमाग पर भी लागू होता है। अगर आपका घर, आपका फोन, आपकी डायरी और आपका ब्रेन पहले से ही अनावश्यक चीजों से भरा हुआ है तो नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज और नई ग्रोथ अंदर आएंगे कैसे? इसलिए खाली जगह से डरिए मत। वही खाली जगह भविष्य की सबसे बड़ी संभावनाओं को जन्म देती है। रूल नंबर 5, लेट गो टू ग्रो। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा विकास कुछ पुराना छोड़ने से शुरू होता है। पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, पुराने बहाने, पुराने डर और कभी कभी पुरानी पहचान भी। क्योंकि जब तक हाथ पुराने बोझ से भरे रहेंगे तब तक वे नई सफलता को पकड़ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस किताब का सार मेरे लिए सिर्फ इतना नहीं है कि घर से अनावश्यक सामान निकाल दीजिए। इसका असली संदेश इससे कहीं बड़ा है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी से हर उस चीज को हटाना शुरू कर देंगे जो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपकी आजादी चुरा रही है, उसी दिन से आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। याद रखिए, सक्सेस हमेशा ज्यादा जोड़ने से नहीं मिलती। कई बार सक्सेस की शुरुआत अनावश्यक चीजों को अलविदा कहने से होती है। रॉबिन शर्मा ने एक बार कहा था, एवरीथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल इज अ डिस्ट्रैक्शन। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे सुंदर सार है। अगर आज के वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर सामान से भरते जा रहे हैं, लेकिन जिनका मन और दिमाग हर दिन थोड़ा थोड़ा थकता जा रहा है। अगर आपने अभी तक राइस 12X को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी किताबों से निकले हुए जीवन बदल देने वाले सिद्धांत आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में
सिर्फ एक शब्द लिखिए, फ्रीडम, क्योंकि असली आजादी ज्यादा चीजें जोड़ने में नहीं, अनावश्यक चीजों से मुक्त होने में है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद। बचपन से हमें एक ही सपना दिखाया गया, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर खूब पैसा कमाओगे और जिंदगी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। हमने इस बात पर भरोसा किया, डिग्रियां ली, नौकरियां की, प्रमोशंस के पीछे भागे, सैलरी बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन आज भी एक सवाल वहीं खड़ा है, अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी होता तो लाखों अच्छी सैलरी वाले लोग हर महीने पैसों की चिंता में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक कभी सिखाई ही नहीं गई। पैसा कमाना, पैसे को संभालना, उसे बढ़ाना और उसे अपने लिए काम पर लगाना, ये चारों अलग अलग स्किल्स हैं। स्कूल ने हमें अलजेब्रा सिखाया, केमिस्ट्री सिखाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाई, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि इन्फ्लेशन हर साल चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई की ताकत कम कर देता है। डेट धीरे धीरे हमारी आने वाली इनकम पर अधिकार जमा लेता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और वेल्थ वास्तव में बनती कैसे है, ये सब बातें हमारी शिक्षा का हिस्सा कभी बनी ही नहीं। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग अच्छी सैलरी, बड़ी पोजीशन और शानदार लाइफस्टाइल के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रगल में जी रहे हैं। समस्या उनकी इनकम नहीं है, समस्या यह है कि उन्हें पैसा कमाना तो सिखाया गया, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना कभी नहीं सिखाया गया। अब मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछता हूं, पैसा आखिर है क्या? शायद आपका जवाब होगा, जिससे हम सामान खरीदते हैं। कल्पना कीजिए, आज रात ब्रेकिंग न्यूज आती है, आज रात 12 बजे के बाद 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। बस एक घोषणा, और कुछ ही मिनट पहले जिस 500 के नोट से आप खाना खरीद सकते थे, पेट्रोल भरवा सकते थे, दवा ले सकते थे या किसी की मदद कर सकते थे, वही नोट एक पल में अपनी पूरी ताकत खो देता है। अब जरा रुककर सोचिए, आखिर उस 500 की कीमत गई कहां? क्या उसका कागज बदल गया? क्या उसकी स्याही बदल गई? क्या उस पर छपा महात्मा गांधी का चित्र बदल गया? क्या आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर बदल गए? नहीं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी कि यह नोट अब लीगल टेंडर नहीं है और उसी पल उसकी खरीदने की ताकत खत्म हो गई। यहीं से मनी का पहला और सबसे बड़ा सच सामने आता है। पैसा सिर्फ कागज नहीं होता, वह एक वादा होता है, सरकार की गारंटी, जिसे पूरा समाज स्वीकार करता है। मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, मनी सबसे पहले ट्रस्ट है। जिस दिन लोगों का भरोसा खत्म हो जाए, उसी दिन सबसे कीमती नोट भी सिर्फ कागज बन जाता है। लेकिन यही एक और सवाल पैदा होता है, लेकिन अगर मनी की असली ताकत ट्रस्ट है, तो फिर दुनिया ने पैसा बनाया ही क्यों? क्या शुरुआत से ही नोट और सिक्के थे, या इंसान ने किसी और तरीके से व्यापार करना शुरू किया था? इन सवालों का जवाब जानना सिर्फ इतिहास समझना नहीं है, ये मनी के पूरे खेल को समझना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पैसा बना कैसे, बैंक क्यों बने और आज का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम किस नींव पर खड़ा है, तब तक आप मनी के उन रूल्स को कभी नहीं समझ पाएंगे जो अमीर और साधारण लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग में सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल थिंकर्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वे पैसे के पीछे नहीं भागते, वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। और यही इस पूरी मनी एक्सप्लेन्ड यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज की इस वीडियो में हम केवल ये नहीं सीखेंगे कि पैसा क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा क्या करना है कि पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागने के बजाय एक दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इसीलिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि मनी की कहानी को समझे बिना मनी को कभी नहीं समझा जा सकता। हम उस दौर में चलेंगे जहां न कोई बैंक था, न करेंसी और न ही यूपीआई।
हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्यों बना, गोल्ड दुनिया का सबसे भरोसेमंद मनी कैसे बना, बैंकिंग ने पूरी इकोनॉमी को कैसे बदल दिया, इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को चुपचाप कैसे कम करता है, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग साधारण लोगों को असाधारण वेल्थ तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। पिछले 35 वर्षों से कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की दुनिया में काम करते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है, जो लोग मनी को समझ लेते हैं वे केवल ज्यादा कमाते नहीं, वे बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और लंबे समय में वही डिसीजंस उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हजारों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए, न कोई बैंक था, न नोट, न सिक्के, न क्रेडिट कार्ड और न ही यूपीआई। अगर किसी व्यक्ति को अपनी जरूरत की कोई चीज चाहिए होती थी तो उसके पास केवल एक ही तरीका था, बार्टर सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान का लेन देन। मान लीजिए आपके पास गेहूं है और मुझे दूध चाहिए। अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज है जिसकी आपको भी जरूरत है तो सौदा हो जाएगा। छोटे छोटे गांवों में जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और जरूरतें सीमित थीं, यह व्यवस्था ठीक ठाक काम करती थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी और व्यापार गांवों से शहरों फिर राज्यों तक फैलने लगा, बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगी। समस्या यह थी कि व्यापार तभी संभव था जब दोनों लोगों की जरूरतें एक ही समय पर एक दूसरे से मेल खाएं। अगर मुझे आपका दूध चाहिए लेकिन आपको मेरा गेहूं नहीं चाहिए तो लेन देन वहीं रुक जाता था। अगर मेरे पास कपड़ा है और मुझे लकड़ी चाहिए लेकिन लकड़ी वाले को कपड़े के बजाय नमक चाहिए तो पूरा व्यापार असंभव हो जाता था। अर्थशास्त्र में इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। नाम भले कठिन लगे लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। व्यापार तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज उसी समय चाहते हों। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ऐसा होना लगभग असंभव होता गया। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। हर वस्तु अपनी कीमत को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकती थी। गेहूं कुछ महीनों तक चल सकता था, लेकिन दूध, फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती थीं। कुछ चीजें भारी थीं, कुछ को दूर तक ले जाना मुश्किल था और कुछ समय के साथ अपनी उपयोगिता खो देती थीं। इसके अलावा कीमत तय करने का भी कोई निश्चित तरीका नहीं था। एक गाय के बदले कितनी बकरियां, एक बोरी गेहूं के बदले कितना कपड़ा, हर सौदे में नई बहस होती थी और व्यापार जितना बड़ा होता गया, यह समस्या उतनी ही गंभीर होती गई। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि व्यापार को आसान बनाने के लिए ऐसी एक चीज चाहिए जिसे हर कोई स्वीकार करे, जो दुर्लभ हो, आसानी से नष्ट ना हो, जिसे छोटे बड़े हिस्सों में बांटा जा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर लोगों का भरोसा हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने नमक, सीपियां, पशु और कई दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल मनी की तरह करने की कोशिश की। लेकिन समय की कसौटी पर एक धातु बाकी सभी से आगे निकल गई, गोल्ड। आखिर गोल्ड ही क्यों? क्योंकि उसमें एक अच्छे मनी के लगभग सभी गुण मौजूद थे। वह दुर्लभ था, इसलिए उसकी सप्लाई सीमित थी। वह न सड़ता था, न जंग खाता था और सदियों तक अपनी चमक बनाए रखता था। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता था, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था और लगभग हर सभ्यता उसकी कीमत को स्वीकार करती थी। लेकिन गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी चमक नहीं थी, उस पर लोगों का भरोसा था। और यही बात हमें फिर उसी सत्य तक ले जाती है जिससे हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी। मनी की सबसे बड़ी ताकत उसका मटेरियल नहीं बल्कि ट्रस्ट होता है। धीरे धीरे गोल्ड दुनिया का सबसे विश्वसनीय मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब व्यापार पहले से कहीं अधिक आसान हो चुका था। लोगों को हर बार यह चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि सामने वाले को उनकी चीज चाहिए भी या नहीं। गोल्ड लगभग हर जगह स्वीकार किया जाने लगा और व्यापार ने अभूतपूर्व गति पकड़ ली। लेकिन इतिहास हमें एक गहरी सीख देता है, हर समाधान अपने साथ एक नई समस्या भी लेकर आता है। गोल्ड ने बार्टर सिस्टम की अधिकांश समस्याएं तो हल कर दी थीं,
लेकिन जैसे जैसे व्यापार शहरों से निकलकर देशों के बीच होने लगा, एक नई चुनौती सामने आ गई। क्या कोई व्यापारी अपने साथ किलो किलो सोना लेकर लंबी यात्राएं कर सकता था? भारी वजन, चोरी का खतरा, सुरक्षा का खर्च और हर लेन देन में गोल्ड की शुद्धता जांचने की परेशानी, अब वही गोल्ड बड़े व्यापार की सबसे बड़ी रुकावट बनने लगा था। इंसान को एक बार फिर नए समाधान की तलाश थी, और इस बार जो समाधान मिला उसने केवल व्यापार नहीं बदला, उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल दी। यहीं से शुरू होती है बैंकिंग की कहानी। गोल्ड दुनिया का सबसे भरोसेमंद मनी बन चुका था। व्यापार अब गांवों और शहरों की सीमाओं से निकलकर राज्यों और देशों तक पहुंच चुका था। लेकिन जितना व्यापार बढ़ रहा था, उतनी ही एक नई समस्या भी बड़ी होती जा रही थी। जरा सोचिए, अगर आपको सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर व्यापार करने जाना हो, तो क्या आप अपने साथ कई किलो सोना लेकर यात्रा करेंगे? सोना मूल्यवान था, लेकिन उतना ही भारी भी था। रास्ते में चोरी का डर, सुरक्षा की चिंता और हर लेन देन में उसकी शुद्धता जांचने की परेशानी ने बड़े व्यापार को फिर से कठिन बनाना शुरू कर दिया। लोगों को एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जिसमें उनका गोल्ड सुरक्षित भी रहे और जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल भी किया जाए सके। यहीं से इतिहास में प्रवेश होता है गोल्डस्मिथ्स का। वे केवल आभूषण बनाने वाले कारीगर नहीं थे, उनके पास उस समय की सबसे सुरक्षित तिजोरियां होती थी। व्यापारी अपना गोल्ड उनके पास जमा कराने लगे और बदले में उन्हें एक लिखित रिसीट मिलती जिसमें जमा किए गए गोल्ड का पूरा विवरण होता था। शुरुआत में यह केवल एक रसीद थी, लेकिन जल्द ही लोगों ने महसूस किया कि जब गोल्ड सुरक्षित तिजोरी में रखा ही है तो हर बार उसे निकालकर ले जाने की क्या जरूरत है। अगर भुगतान करना है तो गोल्ड देने के बजाय वही रिसीट आगे क्यों ना दे दी जाए। सामने वाला व्यापारी भी उसे स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसे भरोसा था कि इस रिसीट के पीछे असली गोल्ड सुरक्षित रखा हुआ है। धीरे धीरे बाजार में गोल्ड कम और रिसीट्स ज्यादा घूमने लगी। ध्यान दीजिए, लोग अब गोल्ड का नहीं बल्कि गोल्ड पर बने ट्रस्ट का लेन देन कर रहे थे। यही आधुनिक पेपर मनी की पहली नींव थी, लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। एक दिन एक गोल्डस्मिथ ने अपनी तिजोरी को ध्यान से देखा। उसमें सैकड़ों व्यापारियों का गोल्ड सुरक्षित रखा था, लेकिन उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। लगभग कोई भी अपना पूरा गोल्ड एक साथ वापस लेने नहीं आता था। कोई आज थोड़ा निकालता, कोई अगले महीने, तो कोई कई महीनों बाद। यानी तिजोरी में रखा अधिकांश गोल्ड तो बस यूं ही पड़ा रहता था। तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने हमेशा के लिए दुनिया की इकोनॉमी बदल दी। उसने सोचा, अगर ये गोल्ड वैसे भी खाली पड़ा है तो क्यों ना इसका कुछ हिस्सा उन लोगों को उधार दे दिया जाए जिन्हें व्यापार के लिए पैसे की जरूरत है। यहीं से आधुनिक बैंकिंग सिस्टम का जन्म हुआ। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने बैंक में 1000 जमा किए। अगर बैंक उन पूरे 1000 को तिजोरी में बंद करके रख दे तो वह आपको इंटरेस्ट देगा कहां से? इसलिए बैंक आपकी जमा राशि का एक छोटा हिस्सा रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखता है और बाकी राशि लोन के रूप में उन लोगों को दे देता है जिन्हें बिजनेस शुरू करना है, फैक्ट्री लगानी है, घर खरीदना है या अपनी दुकान बढ़ानी है। मान लीजिए बैंक ने आपके 1000 में से 900 किसी व्यापारी को लोन दे दिए। उस व्यापारी ने उन पैसों से मशीन खरीदी। मशीन बेचने वाले के पास वही 900 पहुंचे और उसने उन्हें अपने बैंक में जमा कर दिया। अब दूसरे बैंक के पास 900 का नया डिपॉजिट आ गया। वो भी उसका एक हिस्सा रिजर्व रखकर बाकी किसी और को लोन दे देता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ध्यान दीजिए, शुरुआत केवल 1000 से हुई थी, लेकिन वही पैसा बार बार घूमकर इकोनॉमी में कई गुना अधिक व्यापार, उत्पादन, निवेश और रोजगार पैदा करने लगा। यही कारण है कि बैंक केवल पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि पूरी इकोनॉमी के इंजन हैं। वे लोगों की बचत को व्यवसायों तक पहुंचाते हैं, नए उद्योगों को जन्म देते हैं और आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। लेकिन हर ताकत के साथ एक जोखिम भी आता है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन बैंक के सभी ग्राहक एक साथ पहुंच जाएं और कहें, हमें अभी हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए,
क्या बैंक उसी समय सबको उनका पैसा लौटा पाएगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि आपका अधिकांश पैसा तिजोरी में नहीं बल्कि इकोनॉमी में लोन के रूप में काम कर रहा होता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब लोगों का भरोसा अचानक टूट गया और हजारों लोग एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच गए। बैंक के पास पर्याप्त नकद नहीं था और पूरा बैंकिंग सिस्टम संकट में आ गया। ऐसी घटनाओं को बैंक रन कहा जाता है। इसीलिए आज लगभग हर देश में सेंट्रल बैंक, बैंकिंग रेगुलेशंस और डिपॉजिट इंश्योरेंस जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इनका उद्देश्य केवल बैंकों को नियंत्रित करना नहीं बल्कि उस एक चीज की रक्षा करना है जिस पर पूरी फाइनेंशियल सिस्टम खड़ी है, ट्रस्ट। अगर लोगों का भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत बैंक भी कुछ ही दिनों में कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर बैंक्स लगातार लोन देते रहें, इकोनॉमी में पहले से ज्यादा पैसा घूमता रहे और लोगों की जेब में पैसे की मात्रा बढ़ती जाए, तो क्या इसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा? अगर बाजार में पैसा तेजी से बढ़े लेकिन सामान और सेवाओं का उत्पादन उसी गति से न बढ़े, तो आखिर उसकी कीमत कौन चुकाएगा? हम सभी यहीं से शुरू होती है इन्फ्लेशन की कहानी। इन्फ्लेशन का मतलब केवल यह नहीं है कि चीजें महंगी हो रही हैं। इसका असली मतलब है कि आपके पैसे की खरीदने की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। यानी आज जिस रकम से आप जो चीज खरीद सकते हैं, कुछ साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पहली नजर में लगता है कि चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन वास्तव में आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई होती है। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आज इस रकम से जो चीजें आप खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी उतनी ही चीजें खरीद पाएं, क्योंकि इस बीच अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो वही 1 लाख रुपए पहले जितनी परचेजिंग पावर नहीं रखेंगे। यानी रकम तो वही रहेगी लेकिन उसकी ताकत कम हो जाएगी। इसीलिए सरकारें और सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते या घटाते हैं, मनी सप्लाई को नियंत्रित करते हैं और ऐसी नीतियां बनाते हैं जिनसे इकोनॉमी संतुलित रह सके, क्योंकि बहुत कम इन्फ्लेशन भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी लोगों की बचत को धीरे धीरे खोखला कर देता है। यही कारण है कि केवल पैसा बचाना पर्याप्त नहीं है। मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आज अगर आप चाहें तो इन पैसों से लगभग 50 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। लेकिन आपने सोना खरीदने के बजाय वही 10 लाख रुपए अलमारी में रख दिए। समय बीतता गया और पूरे 10 साल बाद आप उसी रकम से सोना खरीदने पहुंचे। अब आपको पता चलता है कि जिन 10 लाख रुपयों से कभी 50 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था, उनसे आज शायद केवल 20 या 25 ग्राम सोना ही खरीदा जा सकता है। जरा सोचिए, क्या आपके रुपए कम हो गए? नहीं, वे आज भी पूरे 10 लाख ही हैं। फिर बदला क्या? बदली है सिर्फ उनकी खरीदने की ताकत। यानी पहले जितना सोना वे खरीद सकते थे, अब उतना नहीं खरीद सकते। यही इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा असर है। यह आपकी जेब से रुपए नहीं निकालती, बल्कि उन रुपयों की ताकत धीरे धीरे कम करती जाती है। यही कारण है कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग केवल यह नहीं पूछते कि मैं कितना बचाऊं, वे यह भी पूछते हैं मैं अपने पैसे को कहां लगाऊं कि उसकी खरीदने की ताकत समय के साथ घटने के बजाय बढ़ती रहे। क्योंकि अलमारी में रखा पैसा सुरक्षित रह सकता है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत सुरक्षित नहीं रहती। इसीलिए समझदार लोग केवल पैसे की रक्षा नहीं करते, वे उसकी परचेजिंग पावर की भी रक्षा करते हैं। और यहीं से शुरू होती है इन्वेस्टिंग की कहानी। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग केवल शेयर खरीदना नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ आपके लिए और पैसा पैदा करे। वह बिजनेस हो सकता है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ने की संभावना हो। यही एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अधिकांश लोग जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है, वे अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ा देते हैं। बड़ी कार,
महंगा फोन, बड़ा घर और बढ़ते हुए खर्च। दूसरी तरफ फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग पहले इनकम बढ़ने का लाभ एसेट्स बनाने में लगाते हैं। यही अंतर समय के साथ उनकी वेल्थ को अलग दिशा में ले जाता है। इसी विचार को प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उनके अनुसार अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं और बाद में लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं, जबकि अधिकांश लोग पहले लाइफस्टाइल खरीदते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई चुकाते रहते हैं। यही छोटी सी सोच आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन इन्वेस्टिंग की असली ताकत किसी एक शानदार इन्वेस्टमेंट में नहीं छिपी होती। उसकी असली ताकत छिपी होती है कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग का अर्थ है आपका पैसा केवल बढ़ता नहीं, बल्कि उस बढ़े हुए पैसे पर भी कमाई शुरू हो जाती है, यानी रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है। शुरुआत में इसका असर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ यही प्रक्रिया एक छोटे से हिमगोले की तरह विशाल रूप ले लेती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा रहस्य केवल अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि समय है। ध्यान दीजिए, कंपाउंडिंग उन लोगों को सबसे ज्यादा पुरस्कार देता है जो जल्दी शुरुआत करते हैं, नियमित निवेश करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। इसलिए वेल्थ केवल अधिक कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है सही निर्णय, अनुशासन और समय के संयोजन से। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर इन्वेस्टिंग, एसेट्स और कंपाउंडिंग इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर अधिकांश लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उत्तर है क्योंकि मनी का सबसे बड़ा युद्ध बाजार में नहीं, हमारे दिमाग के भीतर चलता है। और यही हमें मनी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तक लेकर जाता है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कौन सी डिग्री आपके पास है या आपको इन्वेस्टिंग की कितनी जानकारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के कई सबसे सफल इन्वेस्टर्स इस बात से सहमत हैं कि वेल्थ बनाने में नॉलेज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहेवियर। इसी विचार को विश्व प्रसिद्ध लेखक मॉर्गन हाउसल अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनी का खेल केवल मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का खेल है। दो लोग बिल्कुल एक जैसी इनकम कमा सकते हैं, एक जैसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक जैसी अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं, लेकिन वर्षों बाद उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह अलग हो सकती है। कारण उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनके डिसीजंस होते हैं। मनी के मामले में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी साइकोलॉजी होती है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसाता है। जब मार्केट गिरता है तो वही डर हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी घाटे में बेचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई पड़ोसी नई कार खरीदता है तो हम अपनी जरूरत नहीं, उसकी लाइफस्टाइल देखकर निर्णय लेने लगते हैं। जब सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ दिखाई देती है तो हम वेल्थ बनाने के बजाय वेल्थ दिखाने की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स अक्सर नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि इमोशंस के नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण होती हैं। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका अर्थ केवल शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भीड़ को देखकर नहीं, बल्कि सिद्धांतों को देखकर लेने चाहिए। यही वजह है कि वेल्थ बनाने वाले लोग अपनी इनकम से पहले अपनी हैबिट्स बदलते हैं। वे तुरंत मिलने वाली खुशी के बजाय लंबे समय के परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे दिखावे के बजाय एसेट्स बनाते हैं, खर्च करने से पहले निवेश करते हैं और मार्केट के शोर से ज्यादा अपने फाइनेंशियल गोल्स पर भरोसा करते हैं। अगर इस पूरी यात्रा को देखें तो हमने सीखा कि मनी की शुरुआत बार्टर सिस्टम से हुई, ट्रस्ट ने गोल्ड को मनी बनाया, बैंकिंग ने मनी को गति दी, इन्फ्लेशन ने सेविंग की सीमाएं दिखाई, इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग ने वेल्थ बनाने का रास्ता खोला। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सच यही निकला कि मनी की दिशा हमारे बैंक अकाउंट से पहले
हमारे माइंडसेट में तय होती है। यही वह अंतर है जो कुछ लोगों को पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहने पर मजबूर करता है, जबकि कुछ लोग ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम बना लेते हैं जहां एक समय के बाद पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, मनी कमाना एक स्किल है, मनी बचाना एक हैबिट है, लेकिन वेल्थ बनाना एक माइंडसेट है। अगर आप इस पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। हजारों साल पहले इंसान बार्टर सिस्टम में फंसा हुआ था। फिर गोल्ड आया जिसने व्यापार को आसान बनाया। उसके बाद बैंकिंग ने दुनिया की इकोनॉमी को नई गति दी। फिर इन्फ्लेशन ने हमें सिखाया कि केवल पैसा बचाना काफी नहीं है। इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग ने दिखाया कि समय के साथ पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है। और आखिर में हमने जाना कि मनी का सबसे बड़ा युद्ध बाजार में नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग में लड़ा जाता है। यानी मनी की पूरी कहानी केवल करेंसी की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर की कहानी है। इसीलिए फाइनेंशियल सक्सेस का संबंध केवल आपकी सैलरी से नहीं होता। दुनिया में लाखों लोग बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जीते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य इनकम के बावजूद धीरे धीरे ऐसी वेल्थ बना लेते हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक उनका साथ देती है। अंतर उनकी इनकम में नहीं, उनके डिसीजंस में होता है। तो अगर इस पूरी वीडियो को केवल 5 सिद्धांतों में समेटना हो तो वे शायद यही होंगे। पहला सिद्धांत मनी को समझिए, क्योंकि जिस चीज को आप समझते नहीं उसे आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरा सिद्धांत, केवल सेविंग मत कीजिए, इन्वेस्टिंग भी सीखिए। इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई की ताकत कम करता रहता है। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ रहा तो उसकी वास्तविक कीमत घट रही है। तीसरा सिद्धांत, एसेट्स बनाइए, लायबिलिटीज नहीं। पहले ऐसी चीजें खरीदिए जो भविष्य में इनकम पैदा करें, उसके बाद लाइफस्टाइल को बढ़ाइए। चौथा सिद्धांत, कंपाउंडिंग को समय दीजिए। वेल्थ रातों रात नहीं बनती, लेकिन सही निर्णय, नियमित निवेश और धैर्य मिलकर समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। और पांचवां सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, अपनी साइकोलॉजी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि मनी की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा इमोशंस और लॉजिक के बीच होती है। जिसने अपने बिहेवियर को नियंत्रित करना सीख लिया उसने वेल्थ बनाने की सबसे बड़ी कला सीख ली। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग क्यों कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा कमाने की इच्छा छोड़ दीजिए। इसका अर्थ है कि पहले ऐसे स्किल्स, एसेट्स, सिस्टम्स और हैबिट्स बनाइए जिनकी वजह से एक दिन पैसा खुद आपकी तरफ आने लगे। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और समय को अपना साथी बना लेते हैं, तब मनी आपका पीछा करना शुरू कर देता है। वेल्थ कभी भी केवल ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं रही, वह सही नॉलेज, सही बिहेवियर और सही डिसीजंस का परिणाम रही है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा। पिछले 35 वर्षों में कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में मैंने एक बात बार बार सच होते देखी है, लोग अपनी इनकम से कम और अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग से ज्यादा अमीर या गरीब बनते हैं। अगर आज की इस यात्रा ने मनी को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम केवल मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम ऐसी नॉलेज साझा करते हैं जो आपकी सोच बदलती है, आपके डिसीजंस बदलती है और अंततः आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अंत में वॉरेन बफेट की एक बात हमेशा याद रखिए, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद। दिन भर की भागदौड़ के बाद आप अपना फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक लाइक आता है, कोई कमेंट करता है, नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है और आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आपको लगता है कि आप बस 5 मिनट रिलैक्स कर रहे हैं,
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ठीक इसी पल आपकी कहानी नहीं बल्कि किसी और का अरबों डॉलर का बिजनेस शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, जबकि सच शायद बिल्कुल उल्टा है। हो सकता है सोशल मीडिया ही आपको चला रहा हो। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा, ऑथर, बिजनेस ग्रोथ मेंटर, लीडरशिप एंड लाइफ कोच। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज 12X में, जहां हम मोटिवेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और उन हिडन सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी को बिना बताए नियंत्रित कर रहे हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच है। दुनिया के किसी सर्वर पर आपका एक डिजिटल कैरेक्टर जन्म ले चुका है। हां, आपका अपना डिजिटल कैरेक्टर। उसकी दुनिया में आपकी पहचान आपका नाम या चेहरा नहीं बल्कि आपका बिहेवियर है। आप कैसे सोचते हैं, किस बात पर रुकते हैं, किस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, किस तरह के कंटेंट की ओर बार बार लौटते हैं और किन परिस्थितियों में आपकी भावनाएं बदलती हैं हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। वह इन बिहेवियर पैटर्न्स को पहले से ज्यादा गहराई से समझता जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये डिजिटल कैरेक्टर बना कैसे, किसने बनाया और सबसे महत्वपूर्ण इसका मकसद क्या है? यहीं से शुरू होती है द सोशल डिलेमा की सबसे डरावनी कहानी। दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और बिहेवियर साइंटिस्ट्स ने वर्षों तक एक ही सवाल पर काम किया, आखिर इंसान का अटेंशन सबसे ज्यादा देर तक कैसे रोका जाए। जब उन्हें इसका जवाब मिल गया तब उन्होंने सिर्फ एप्स नहीं बनाए, उन्होंने एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया जो आपकी आदतों को सीख सकता है, आपकी कमजोरियों को पहचान सकता है, आपकी भावनाओं को समझ सकता है और धीरे धीरे आपके बिहेवियर को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ऐसा सिस्टम मौजूद है, सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं है। आपको लगता है कि आप अपनी पसंद से वीडियोस देखते हैं, अपनी मर्जी से स्क्रॉल करते हैं और अपनी इच्छा से रुकते हैं। लेकिन अगर आपके हर अगले स्वाइप की भविष्यवाणी पहले से की जा रही हो, अगर किसी सिस्टम को आपसे पहले पता हो कि अगला वीडियो देखकर आप रुकेंगे या स्क्रॉल करेंगे, तो क्या वो फैसला सचमुच आपका है? और अगर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आप कभी पैसे नहीं देते, तो एक सवाल खुद से पूछिए, अरबों डॉलर की ये कंपनियां कमाती किससे हैं? जवाब इतना चौंकाने वाला है कि शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। प्रोडक्ट कोई ऐप नहीं है, प्रोडक्ट आप हैं। आपका समय, आपका अटेंशन, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, यही इस डिजिटल दुनिया की सबसे कीमती करेंसी हैं। अगर आपको लगता है कि यह किसी फिक्शन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कहानी है, तो नहीं। इस सच का खुलासा किसी पत्रकार ने नहीं किया, किसी विरोधी कंपनी ने नहीं किया। इसे दुनिया के सामने उन्हीं लोगों ने रखा जिन्होंने फेसबुक बनाया, गूगल के एल्गोरिदम्स डिजाइन किए, इंस्टाग्राम को बढ़ाया और सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी टेक कंपनीज के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाए। नेटफ्लिक्स की चर्चित डॉक्यूमेंट्री द सोशल डिलेमा में इन पूर्व इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने पहली बार कैमरे के सामने बैठकर स्वीकार किया कि जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया इंसानों को जोड़ने का माध्यम समझ रही थी, वही टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंसानों के अटेंशन, बिहेवियर और यहां तक कि पूरी सोसाइटी को प्रभावित करने लगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के बाद जब भी आप अपना फोन हाथ में उठाएंगे, आप उसे पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी कंपनी का लक्ष्य आपका अटेंशन जीतना है, तो वो ऐसा करेगी कैसे? क्या सिर्फ अच्छे वीडियोस बनाकर, क्या सिर्फ अच्छे फीचर्स देकर? जवाब है नहीं, क्योंकि सिलिकॉन वैली बहुत जल्दी समझ चुकी थी कि टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौती कंप्यूटर नहीं, इंसानी दिमाग है। इसलिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स को एक ही कमरे में बैठाया गया। उनका काम कोई नया ऐप बनाना नहीं था, उनका काम था
इंसानी दिमाग का यूजर मैनुअल पढ़ना। वे यह समझना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इंसान बिना किसी जरूरत के भी बार बार फोन उठाए। यहीं से सोशल मीडिया ने टेक्नोलॉजी बनना बंद कर दिया और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा प्रयोग बन गया। उन्होंने हमारे दिमाग की एक ऐसी कमजोरी को समझा जो लाखों साल की एवोल्यूशन का हिस्सा है। इंसानी ब्रेन हमेशा नई, अप्रत्याशित और रोमांचक चीजों की ओर आकर्षित होता है। अगर हर बार एक जैसा रिवॉर्ड मिले तो दिमाग जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन अगर रिवॉर्ड कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसा मिलेगा ये पता ना हो तो दिमाग बार बार कोशिश करता है। यही सिद्धांत वर्षों से कसिनोज और स्लॉट मशीन्स में इस्तेमाल होता आया है। अब जरा अपने फोन के बारे में सोचिए। हर बार नोटिफिकेशन नहीं आती, लेकिन फिर भी आप बार बार स्क्रीन देखते हैं। हर रील अच्छी नहीं होती, लेकिन अचानक एक ऐसी रील आ जाती है जो आपको हंसा देती है, रुला देती है या चौंका देती है। फिर दिमाग कहता है एक और वही एक और, धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाता है। यही कारण है कि इन्फिनिट स्क्रॉल बनाया गया। इसलिए ऑटोप्ले आया, इसलिए रेकमेंडेड फॉर यू जैसी फीचर्स आई, ताकि आपको रुकने का मौका ही न मिले। आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि आप सिर्फ समय देखने के लिए फोन खोलते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि फोन उठाया किस लिए था। यह आपकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये एक ऐसे डिजाइन का परिणाम है जिसे इस तरह बनाया गया कि आपका ध्यान बार बार टूटे और हर बार उसी स्क्रीन पर वापस लौट आए। नेटफ्लिक्स की द सोशल डिलेमा में एक पूर्व एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि सबसे सफल प्रोडक्ट वह नहीं था जिसे लोग पसंद करते थे, बल्कि वह था जिसे लोग छोड़ नहीं पाते थे। और यही वह पल था जब टेक्नोलॉजी ने इंसानी बिहेवियर को समझना शुरू नहीं किया, बल्कि उसे डिजाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि अभी तक जो कुछ आपने सुना वह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगर कोई सिस्टम आपको बार बार फोन उठाने पर मजबूर कर सकता है तो अगला सवाल अपने आप पैदा होता है, क्या वही सिस्टम आपकी सोच भी बदल सकता है? नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री का सबसे बेचैन कर देने वाला खुलासा यही है कि एल्गोरिदम का काम सिर्फ आपको कंटेंट दिखाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य है आपको वही कंटेंट दिखाना जिस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्शन का मतलब है ज्यादा समय और ज्यादा समय का मतलब है ज्यादा कमाई। यहीं से एल्गोरिदम एक रिकमेंडेशन इंजन नहीं रहता, बल्कि एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन इंजन बन जाता है। वह हर दिन आपसे सीखता है। अगर आप किसी गुस्से वाली पोस्ट पर ज्यादा देर रुकते हैं तो वह आपको वैसी और पोस्ट दिखाता है। अगर आपको डराने वाली वीडियोस रोक लेती हैं तो आपकी फीड धीरे धीरे डर से भरने लगती है। अगर आपको किसी एक विचार से सहमति है तो एल्गोरिदम उसी विचार को बार बार आपके सामने रखता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया आपकी तरह सोचती है, जबकि सच यह है कि आप एक डिजिटल बबल के अंदर पहुंच चुके होते हैं जहां आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो एल्गोरिदम आपको दिखाना चाहता है। यहीं से समाज बदलना शुरू होता है। लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग डिजिटल दुनिया में जी रहा होता है। गुस्सा तेजी से फैलता है क्योंकि गुस्सा अटेंशन पकड़ता है। डर जल्दी फैलता है क्योंकि डर स्क्रीन टाइम बढ़ाता है। सनसनी सच से ज्यादा तेज दौड़ती है क्योंकि सनसनी ज्यादा क्लिक्स लाती है। इसलिए कई बार आपको लगता है कि दुनिया पहले से ज्यादा हिंसक, ज्यादा विभाजित और ज्यादा खतरनाक हो गई है, जबकि कई बार बदला हुआ दुनिया का सच नहीं होता, बदली हुई आपकी फीड होती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई इंसान अपनी राय बदलता है तो उसे महसूस होना चाहिए कि उसने सोचा, समझा और फैसला लिया। लेकिन अगर किसी अदृश्य सिस्टम ने महीनों तक उसे चुन चुनकर वही बातें दिखाई हों और फिर एक दिन उसे लगे कि ये उसका अपना विचार है, तो सवाल उठता है, क्या वह विचार सचमुच उसका अपना था? यही वह क्षण है जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं रहती, वह इंसान के दिमाग के अंदर प्रवेश कर जाती है। और यहीं से
द सोशल डिलेमा एक सोशल मीडिया डॉक्यूमेंट्री नहीं रहती, बल्कि इंसानी स्वतंत्रता पर उठाया गया सबसे गंभीर सवाल बन जाती है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इतना होता कि लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो शायद दुनिया कभी इतनी चिंतित नहीं होती। असली सवाल यह है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है। नेटफ्लिक्स की द सोशल डिलेमा बार बार हमारा ध्यान एक ऐसे वर्ग की ओर ले जाती है जिसके पास अनुभव कम है, लेकिन एक्सपोजर सबसे ज्यादा है हमारे बच्चे और टीनेजर्स। सोचिए, आज का बच्चा पैदा होते ही एक ऐसी दुनिया में आता है जहां उसका पहला खिलौना कई बार खिलौना नहीं, स्क्रीन होती है। वो बोलना सीखने से पहले स्वाइप करना सीख जाता है। उसे बाहर खेलना कम और ऑनलाइन रहना ज्यादा सामान्य लगता है। उसकी तुलना अब अपने क्लासमेट से नहीं होती, बल्कि दुनिया के लाखों लोगों से होती है। उसे हर दिन ऐसी परफेक्ट फोटोज दिखाई जाती हैं जो वास्तविक नहीं होती, ऐसी बॉडी दिखाई जाती है जो फिल्टर से बनी होती है, ऐसी लाइफ दिखाई जाती है जो एडिट की हुई होती है। लेकिन उसका दिमाग इसे रियलिटी समझने लगता है। यहीं से तुलना शुरू होती है, फिर असुरक्षा पैदा होती है, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास कम होने लगता है। अब खुशी इस बात से तय नहीं होती कि मैं कौन हूं, बल्कि इस बात से तय होने लगती है कि लोगों ने मुझे कितना लाइक किया, मेरी पोस्ट पर कितने कमेंट्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। पहले इंसान अपनी पहचान अपने कैरेक्टर से बनाता था, आज बहुत से लोग अपनी पहचान एल्गोरिदम की अप्रूवल से बनाने लगे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन और सोशल कंपैरिजन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले बच्चे मैदान में हारते थे, फिर दोबारा खेलते थे, आज वे स्क्रीन पर हारते हैं और कई बार चुपचाप अपने कमरे में जाकर अकेले रोते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, सबसे दर्दनाक बात यह है कि बचपन बदल गया है। लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। आज एक ही घर में 4 लोग साथ बैठे होते हैं, लेकिन चारों की दुनिया अलग होती है। डिनर टेबल पर बातचीत कम और स्क्रोलिंग ज्यादा होती है। पति पत्नी एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर नहीं, स्क्रीन पर हैं। माता पिता बच्चों के साथ हैं, लेकिन उनका अटेंशन नोटिफिकेशंस के साथ है। विडंबना देखिए, इंसान ने टेक्नोलॉजी इसलिए बनाई थी कि दूर बैठे लोगों से जुड़ सके, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी कई बार पास बैठे लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद पहले से ज्यादा अकेले भी। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप कोई किताब मत पढ़िए, कोई रिसर्च मत देखिए, कोई डॉक्यूमेंट्री मत खोलिए, सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए। आपने ज़ॉम्बी वाली फिल्में तो जरूर देखी होंगी, उनमें लोग चलते हैं, सांस लेते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन उनके दिमाग पर उनका अपना नियंत्रण नहीं होता। आज मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार जब आप ऑफिस जाएं, मेट्रो में सफर करें, बस स्टॉप पर खड़े हों, एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में बैठें, रेस्टोरेंट में फैमिली को देखें, पार्क में टहलें, स्कूल की छुट्टी के समय बाहर खड़े माता पिता को देखें, शॉपिंग मॉल में घूमते लोगों को देखें, या सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पर 2 मिनट रुक जाएं, आपको एक दृश्य बार बार दिखाई देगा। हर तरफ झुकी हुई गर्दनें, हर हाथ में फोन, हर कुछ सेकंड में स्क्रीन अनलॉक। कोई खाना खाते हुए स्क्रॉल कर रहा है, कोई सड़क पार करते हुए, कोई लिफ्ट का इंतजार करते हुए, कोई वॉशरूम में, कोई मीटिंग शुरू होने से पहले, कोई मीटिंग खत्म होते ही, कोई सुबह आंख खुलते ही, और कोई रात को आंख बंद करने से ठीक पहले। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस 2 मिनट फोन देख रहा हूं, लेकिन वही 2 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 2 घंटे, फिर रोज की आदत, उन्हें पता ही नहीं चलता। और तभी आपको एहसास होगा कि ज़ॉम्बी हमेशा डरावने चेहरे वाले नहीं होते।
कई बार ज़ॉम्बी बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। वे ऑफिस भी जाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन उनका सबसे कीमती संसाधन, उनका अटेंशन धीरे धीरे किसी और के कब्जे में जा चुका होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़ॉम्बी वाली फिल्मों में वायरस शरीर पर हमला करता था और यहां एल्गोरिदम दिमाग पर। वहां इंसान अपनी पहचान खो देता था, यहां इंसान अपना ध्यान खो देता है। और जिस दिन कोई इंसान अपने अटेंशन पर से नियंत्रण खो देता है, उसी दिन वह धीरे धीरे अपने समय, अपनी आदतों, अपने रिश्तों और कई बार अपने भविष्य पर भी नियंत्रण खोने लगता है। यही वजह है कि द सोशल डिलेमा सिर्फ सोशल मीडिया की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह हमारी पीढ़ी के सामने रखा गया एक आईना है। सवाल यह नहीं कि फोन आपके हाथ में है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अभी भी आपका दिमाग आपके हाथ में है। अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देने में आपको एक पल भी लगा तो समझ लीजिए इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य पूरा हो चुका है। सोशल मीडिया भी अपने आप में न अच्छा है न बुरा, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नए लोगों से जुड़े होंगे, बिजनेस बनाया होगा, करियर बनाया होगा। समस्या तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी एक टूल से बढ़कर हमारे बिहेवियर की मालिक बन जाती है। जिस दिन इंसान अपने टूल्स का मालिक बनने के बजाय उनका गुलाम बन जाए, उसी दिन आजादी खत्म होने लगती है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि फोन छोड़ देना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप तय करते हैं कि फोन कब इस्तेमाल होगा, या फोन तय करता है कि आपको कब उसे उठाना है। अगर जवाब दूसरा है तो आज से बदलाव शुरू करना होगा। आखिरी सवाल जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने फोन की तरफ देखिए, वही फोन जिसे आप हर दिन दर्जनों नहीं, शायद सैकड़ों बार हाथ में लेते हैं। कुछ मिनट पहले तक वह आपके लिए सिर्फ एक डिवाइस था, लेकिन अब शायद आप उसे एक नई नजर से देख रहे होंगे। सवाल यह नहीं है कि उसमें कितने ऐप्स हैं, सवाल यह है कि उन ऐप्स ने पिछले कुछ वर्षों में आपकी जिंदगी से क्या लिया है। कितना समय, कितनी एकाग्रता, कितनी बातचीत, कितने रिश्ते, कितनी किताबें, कितने सपने और शायद कितने अनमोल पल। जरा खुद से पूछिए, पिछली बार आपने अपने बच्चे की बात बीच में रोककर फोन कब देखा था? आखिरी बार कब आपने बिना किसी वजह के स्क्रीन अनलॉक की थी और 5 मिनट बाद भूल गए थे कि फोन उठाया किस लिए था? आखिरी बार कब पूरा परिवार एक साथ बैठा था लेकिन हर किसी का अटेंशन किसी और दुनिया में था? अगर ये सवाल आपको भीतर तक छू रहे हैं तो समझिए इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन राइज 12X का मानना है कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। इसलिए इस वीडियो का अंत डर से नहीं, डिजिटल फ्रीडम से होना चाहिए। मैं आपको 5 ऐसे सक्सेस कोड्स देना चाहता हूं जिन्हें अगर आपने अगले 30 दिनों तक ईमानदारी से अपनाया तो यकीन मानिए टेक्नोलॉजी फिर से आपकी नौकर बन जाएगी, मालिक नहीं। पहला सक्सेस कोड, ओन योर मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद कम से कम पहले 60 मिनट तक सोशल मीडिया मत खोलिए। आपका दिमाग दिन के शुरुआती मिनटों में सबसे शक्तिशाली होता है, उसे किसी एल्गोरिदम को मत सौंपिए, अपने विचारों से दिन शुरू कीजिए, किसी फीड से नहीं। दूसरा सक्सेस कोड, किल द ट्रिगर्स। जितनी नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है आज ही बंद कर दीजिए। हर नोटिफिकेशन सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो आपके अटेंशन को वापस खरीदने की कोशिश होती है। जब ट्रिगर कम होंगे तो आदत भी कमजोर होने लगेगी। तीसरा सक्सेस कोड, स्क्रॉल विद पर्पस नॉट बाय हैबिट। हर बार फोन अनलॉक करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए मैं क्या करने आया हूं। अगर आपके पास स्पष्ट जवाब नहीं है तो फोन वापस रख दीजिए। यही 5 सेकंड आपके बिहेवियर को बदलना शुरू कर देंगे। चौथा सक्सेस कोड, क्रिएट ह्यूमन मोमेंट्स। हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जहां कोई स्क्रीन ना हो। परिवार के साथ बैठिए, बच्चों से बात कीजिए, माता पिता की बातें सुनिए, किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए, क्योंकि असली लाइफ नोटिफिकेशंस में नहीं, कॉन्वर्सेशंस में बसती है।
जिन रिश्तों को स्क्रीन ने कमजोर किया है उन्हें सिर्फ इंसानी मौजूदगी ही मजबूत कर सकती है। और पांचवां, सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस कोड, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। आने वाले समय में सबसे कीमती संपत्ति ना सोना होगी, ना पैसा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे कीमती संपत्ति होगी आपका अटेंशन, क्योंकि जिसने आपके अटेंशन पर अधिकार पा लिया उसने आपके समय पर अधिकार पा लिया। जिसने आपके समय पर अधिकार पा लिया उसने आपकी आदतों को बदल दिया, और जिसने आपकी आदतों को बदल दिया उसने आपके भविष्य की दिशा बदल दी। इसलिए आज से अपने अटेंशन का पहरेदार बनिए। उसे हर नोटिफिकेशन, हर रील और हर एल्गोरिदम के हवाले मत कीजिए। याद रखिए, टेक्नोलॉजी से भागना समाधान नहीं है, टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण पाना समाधान है। फोन को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन फोन का गुलाम बने रहना भी जरूरी नहीं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, उससे सीखिए, उससे कमाइए, लेकिन कभी उसे अपनी सोच, अपने समय और अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अटेंशन पर दोबारा अधिकार पा लेता है, उसी दिन वह अपनी आजादी वापस हासिल कर लेता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई नजर दी है, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी आपको सच में परवाह है। हो सकता है आप उन्हें सिर्फ एक वीडियो नहीं भेज रहे हों, बल्कि उनका समय, उनका ध्यान और शायद उनकी जिंदगी वापस लौटा रहे हों। अब इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, जैसे करोड़ों लोग हर दिन चुनते हैं, यह वीडियो खत्म होगा और बिना एक सेकंड सोचे आपका अंगूठा अगली रील, अगले शॉट, अगले वीडियो की तरफ बढ़ जाएगा। 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, और आपकी जिंदगी का एक और हिस्सा किसी एल्गोरिथम की झोली में चला जाएगा। दूसरा रास्ता, जो बहुत कम लोग चुनते हैं, इस वीडियो के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना फोन साइड पर रख दीजिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं या फोन मेरा इस्तेमाल कर रहा है? अगर इस सवाल का जवाब ईमानदारी से मिल गया तो शायद आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर प्रोफेशनल और हर इंसान को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे YouTube का एल्गोरिदम इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएगा। अपने विचार कमेंट में लिखिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा खुलासा आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही किताबों, रिसर्च पेपर्स, डॉक्यूमेंट्रीज और दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच को आसान हिंदी में आपके लिए डिकोड करता रहूं, ताकि आप कॉर्पोरेट लाइफ, लीडरशिप, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, मनी, सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझ सकें, तो अभी राइज 12X को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे छूट ना जाए। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप राणा और राइज 12X का सिर्फ एक ही संदेश है, अगर आपने अपने अटेंशन की रक्षा कर ली तो आपने अपने भविष्य की रक्षा कर ली। लर्न मोर, ग्रो मोर, राइज बियॉन्ड लिमिट्स। जय हिंद।